हाय, मैं हूं संजीव त्यागी। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए लिव क्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा नाम कुंदन यादव है। ये मेरी कहानी है जो किसी की नहीं होनी चाहिए। मैंने जूही को नहीं मारा। कैसे मारता, क्यों मारता? जूही का मोबाइल और हथियार कहाँ छुपा रखा है कुंदन? बोल कुंदन, बोलेगा नहीं तो और पिटेगा। हम तुझसे उगलवा के ही रहेंगे। इस कुंदन ने ही हमारी बेटी जूही का कत्ल किया है। मरने से 2 दिन पहले जूही का फोन आया था, कह रही थी कि वो किसी से भी शादी कर लेगी लेकिन कुंदन से हरगिज नहीं। ये जो कुंदन यादव है ना, बड़ा शातिर है। आपको पता है उसने हमें बताया नहीं कि उसके और जूही के बीच में टेंशन चल रही थी। हमें क्राइम सीन पर कुंदन का बटवा मिला। हर खूनी की तरह उसने भी ये एक गलती की। कत्ल करने से पहले कुंदन ने जूही का रेप किया था। जुर्म कबूल करने के बाद उसने हमें वो जगह भी दिखाई जहां पर उसने जूही के मोबाइल को फेंका था। वो मोबाइल हमने बरामद कर लिया। जूही रैया को न्याय मिले, जूही रैया को न्याय मिले, जूही रैया को न्याय मिले। नहीं, हम पर कोई दबाव नहीं था। और ये जात पात की बात कहाँ से बीच में आ गई? इन्वेस्टिगेशन ठीक वैसी ही हुई है जैसे होनी चाहिए। हम चार्जशीट दाखिल करने जा रहे हैं। कुंदन यादव ही हत्यारा है। जूही दैया की खास फ्रेंड प्रिया ने बयान भी दिया है। कुंदन और जूही का ब्रेकअप हो चुका था। जूही कुंदन से शादी नहीं करना चाहती थी। उन दोनों का बैंक में जॉइंट अकाउंट था जिसमें सारे पैसे कुंदन ने ही डलवाए थे और कुंदन को वो पैसे वापस चाहिए थे। हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकल ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। हमने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कुंदन था। कुंदन ने बताया कि जूही के साथ कुछ गलत हुआ है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। हमें एक बात बहुत अजीब लगी कि सिर्फ सामने का दरवाज़ा ना खुल पाने की वजह से इस कुंदन को कैसे पता चला कि जूही के साथ कुछ गलत हुआ है। हमें तब भी यही लगा था कि जरूर कुंदन ने कुछ किया है। नहीं, हमारा बेटा खूनी नहीं है। वो जूही से बहुत प्यार करता था। पुलिस वालों ने खूब पीटा है उसे। कुंदन जूही को मार ही नहीं सकता। हमने कोई जुर्म कबूल नहीं किया है। हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। जूही दहिया के मर्डर के लिए कुंदन यादव की गिरफ्तारी में इस आदमी की खामोशी अहम रही थी। ये उस मर्डर के बारे में जानता था लेकिन किसी के सामने एक शब्द नहीं बोला। चुप रहा, जैसे कि आगे भी कई बार चुप रहने वाला था उन वारदातों के बारे में जो अब होने जा रही थी। एक हमला होने वाला है धनबाद जिले के कैरीगंज गांव के एक घर में। यह गांव धोलकापुर से दूर नहीं है जहां जूही दहिया का कत्ल हुआ था। लेके आओ पीछे या नीचे संभाल। ऑटो चलाओ। ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके। रामानुज का किराने का दुकान था साहब। हर रोज दुकान खोलने से पहले हमारे यहाँ आता था और अम्मा से मिलकर जाता था। आज जब मिलने नहीं आया तो हमने देखने के लिए योगेश को भेजा था साहब। हमने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। फिर देखा पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आकर देखा तो हर जगह खून और ये चारों पड़े हुए थे। पुरुषोत्तम और योगेश, तुम दोनों भाई एक साथ रहते और रामानुज यहाँ पे अकेला रहता था? हमारा घर बस बगल वाला है साहब। रामानुज ने ये वाला खरीदा और यहीं से अपनी गृहस्थी शुरू कर लिया। हमको तो नहीं पता साधना घर पर क्या क्या रखती थी। शालिनी को पता हो शायद। मैडम, यहाँ पर बहुत सारा नगद और गहना रहता था। तुम्हें कैसे पता शालिनी? हम और साधना मिलकर गांव की औरतों के लिए ग्रुप चलाते हैं। कौन सा ग्रुप? चिट फंड जैसा। अगर गांव की औरतों को लोन की जरूरत हो
तो फिर वो गहना गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं और सूद समेत लौटाना भी पड़ता है। पिछले 1 साल से साधना हमारी अध्यक्षा थी। नगद से आई हुई सारी किश्तें वही रखती थी मैडम। ये नगद और गहने मिलाकर कितना हुआ होगा? गहना का तो 2 लाख होगा मैडम। साधना के बदन पर हमेशा बहुत गहने होते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। मंगलसूत्र, कंगन, झुमके सब गायब है। शालिनी, ये नगद कितना होगा? हमारा ग्रुप का तो कुछ मिलाकर 3 लाख होगा, और उसका खुद का कितना वो हम नहीं बता सकते। सर, ये इनका घर है। क्या काम चल रहा है घर में? बढ़ई का काम चल रहा है। कुछ कुर्सियां हैं, मेज है और एक अलमारी। 4 जून 2018 की रात को हुए स्टेपल मर्डर केस का क्या 2 साल पहले हुए जूही दहिया रेप एंड मर्डर केस से कोई ताल्लुक था? यह हमें उस वक्त तो नहीं पता था, पर ताल्लुक था जरूर, और वो भी काफी गहरा। तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए कुंदन। हम नहीं देंगे। हम कोई चॉइस नहीं दे रहे तुम्हें, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। आप लोग हमारे फिंगरप्रिंट्स लेके जूही के सारे घर में छाप देंगे और हमारे खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करेंगे। तुम्हें प्रिंट तो देने ही होंगे कुंदन, और अगर नहीं दिए तो हम उंगलियां तोड़कर भी प्रिंट निकलवा लेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं देंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये तो अंदर चला गया। लड़का लकी है कि उसकी बाईं आंख बच गई। खतरे से बाहर है आप? फिलहाल के लिए तो हाँ, मगर आपसे बातचीत करने के लिए 2-3 दिन लगे। किसी हेवी ऑब्जेक्ट से वार हुआ है, दोनों के सिर पे 2-2 बार। हमें क्राइम सीन से एक हथौड़ा मिला जिस पर खून के निशान थे। हथौड़े से वार की पॉसिबिलिटी है। यू आर करेक्ट, रेप हुआ है। रेप कत्ल के पहले हुआ होगा या बाद में, ये कहना जरा मुश्किल है। इसके हाथों पर, खासकर इसके नाखूनों में झड़प की कोई निशानी नहीं मिली। हो सकता है कि रेप के वक्त ये होश में नहीं होगी। दर्पण का मामा जगदीश आया हुआ है, वो दर्पण के साथ ही रहेगा। हमारे 2 कांस्टेबल भी 24 घंटे दर्पण की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि शायद दर्पण ने हत्यारे को देखा होगा। बोल जल्दी, कितने का सौदा किया? अकेले मारा तूने? हम सच कह रहे मैडम, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। रामानुज हमारा छोटा भाई था और हमारे बड़े भैया थे। हथौड़ा मेरे घर के पीछे मिला है तो सब कुछ आप हम पर ही थोप देंगे क्या? हमारे भी तो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, दर्पण और कृष्णा के जैसे। हम सब एक ही परिवार से हैं साहब। सिर्फ हथौड़ा नहीं मिला, कटर भी मिला, जिससे शायद दरवाजे की कुंडी काटी गई हो। तो कहना क्या चाहते हैं? 2 हफ्ते से घर में कारपेंटरी का काम चल रहा है, उसी का औजार रहा होगा, और खुद के भाई और उसके परिवार को खत्म कर दें, ऐसे वैशी नहीं है हम लोग। और उतने बेवकूफ भी नहीं कि अपने घर पर पड़े औजारों को इस्तेमाल करें और उन्हें छुपाने के बजाय अपने ही घर के पीछे फेंक दें। औजारों के साथ साथ बंसीलाल का भी इस्तेमाल किया होगा तुम लोगों ने। कितने पैसे दिए उसे? कुछ भी नहीं पता मैडम। ये रोने धोने काम पर कोई असर नहीं होगा, जल्दी बोल सब कुछ। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है मैडम। तू रात भर कहाँ था दिवाकर? सच सच बता, कहाँ था? प्रशांत के घर थे भैया, पी रहे थे हम। तू पूरा रात वहां था? सच बोल रहा है? झूठ क्यों बोलेंगे भैया, वहीं सो गए थे। जब सुबह वापस आए तो पता चला इस कांड का। ये ले कल्पना, 20,000 है। 6 महीने बाद तू 25 लौटाएगी। और यहाँ दस्तखत। पर साधना दीदी, पिंकी से तो आपने 4,000 रुपए सूद लिया था, तो फिर हमसे 5 क्यों? वो पिछले साल था कल्पना। अब तूने 5,000 जमा किए थे, उसका ब्याज भी तो तुझे ज्यादा मिला था ना। हर साल ब्याज में थोड़ी थोड़ी बढ़त होती रहेगी। ये हमारे 5,000 और इन्हें खाते में जमा कर लीजिए। ये जो चला रखा है ना तूने, सब देख रहे हैं हम, अंधे नहीं है हम ललिता। हमने कुछ नहीं चला रखा है साधना, बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो हम पे। हमारे पति के पिछले 6 महीने के पैसे जो बकाए थे वही दिए आज फैक्ट्री में, उसी में से 5,000 जमा किए हमने। हम पैसे की बात नहीं कर रहे ललिता। क्या क्या बोलना चाहती हो तो? तेरा मुंह ना तेरे पति तक ही रख। हमारे पति पर मारने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा, बता रहे हैं हम। हमारे भी सुरमा गांव में घूमते रहते और खबर रखते हैं कि कैसे मटकती रहती है तू उनकी दुकान पर। अरे कैसी हो ललिता? महीने में कई बार राशन भरी जा रही है तेरे घर में, ऐसी भी भूख किसे लगती है तेरे घर पे? अपनी गंदी जबान पे लगाम दो साधना। तू अपनी गंदी हरकतों को लगाम दे पहले,
ये कोई पहली बार चेतावनी नहीं दे रही हूँ तुझे, लेकिन कुतिया की दुम है कि सीधी नहीं होती है। क्या अनाप शनाप बोले जा रही भाभी? अनाप शनाप कर रही है तेरी ये भाभी। ये जो तेरी ललिता भाभी है ना, कोई दूध की धूली नहीं है। इसने तेरे धनीराम भैया से शादी इसलिए की है ताकि सालों की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सके, मेरे पति को वश में करने की। साधना, तुम्हारी शकी दिमाग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम जो भी गंद बकती रहोगी हम सब चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे। मेरी बीमारी क्या है ना तू ही जाने, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। और दिवाकर, आइंदा हम पर हाथ उठाने से पहले अपने भाभी को भटकने से रोक। लगता है तेरे भैया और तुझसे ये संभलती नहीं है। चल चल दिवाकर, जाने दे, ये तो भौंकती रहेगी। तुम होता कौन है हमको मिलने से रोकने वाला रे? दर्पण तुम्हारा भांजा है तो हमारा भतीजा भी है, समझे? जितनी फिक्र तुमको है ना उतनी फिक्र हमको भी है। अगर इतना ही फिक्र है ना तो घर जाइए और जितना फिक्र करना कीजिए, हम रोकेंगे नहीं, पर यहाँ ड्रामा मत करिए। ड्रामा कौन कर रहा है? देखिए आप लोग यहाँ शोर मत कीजिए, हॉस्पिटल है, बच्चा अंदर सो रहा है। इसको यहाँ रुकने का हक किसने दिया है साहब? हम एक बार अपने ही बच्चे से मिल नहीं सकते? फिलहाल बच्चे से मिलने की किसी को भी इजाजत नहीं है, और वैसे भी बच्चा सो रहा है, आप मिलके क्या करेंगे? घायल है बच्चा। जगदीश, अगर बच्चे को गलत पट्टी पढ़ाने की कोशिश भी की है ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना डर काहे रहे हो भाई? काहे इतना डर रहे हो? इसका मतलब तुम लोगों के दिल में खोट है। जिया जी के सर पर कितना नाचे हो ना तुम लोग, हमको सब मालूम है। और ये मत समझना कि दुनिया अंधी बहरी गूंगी और बेवकूफ है। और हमको ये भी मालूम है कि इस कांड के पीछे कौन है और काहे के लिए है। वो तो तकदीर ने दर्पण को बचा लिया है, मालूम है काहे को? काहे कि सच्चाई सबके सामने आएगी, बुझे आप लोग? हमारे तीनों बेटों में जमीन को लेके अनबन थी साहेब, लेकिन खून तो एक ही था ना। आप लोग कोई ढंग का छानबीन नहीं कर रहे, बस यही ढूंढ रहे। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा आपके घर के पीछे से ही बरामद हुआ है मालती जी। और अब तो सारे गांव वाले भी बातें कर रहे हैं जमीन के मसले के बारे में। तो गांव वालों ने आपको ये नहीं बताया कि रामानुज भैया जब सुबह अम्मा को मिलने आते थे सबसे पहले हमारे हाथ की चाय पीते थे। हमारे बच्चे बबलू, सोनी, उनके बच्चे कृष्णा दर्पण के साथ सुबह शाम साथ खेलते थे, एक साथ सब स्कूल जाते थे। ये नहीं बताया आपको गाँव वालों ने? सब बताया। हमें यह भी बताया कि रामानुज यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से मिलने आता था। हमें यह भी बताया कि गांव के लेडीज ग्रुप में आपके ना शामिल होने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी देवरानी साधना थी। हमें यह भी बताया कि जब आपके ससुर जी का देहांत हुआ, खेतों का बंटवारा हुआ 6 साल पहले, तब से आपके पति पुरुषोत्तम और देवर योगेश आपके मझले देवर रामानुज से बात तक नहीं करते थे। देखिए, अनबन अपनी जगह है और खून का रिश्ता अपनी जगह। अब कैसे सोच सकते हैं कि इस वजह से हम लोगों ने उन तीनों को मारा होगा? चारों को। प्लान तो पूरे परिवार का सफाई करने का था, लेकिन दर्पण बच गया। और इस बात की पूरी संभावना है कि दर्पण ने कातिल का चेहरा देखा। बंसीलाल, पानी पी ले। पी ले। अगर सच बोल के सजा काटेगा ना तो सजा सुकून से कटेगी, और हो सकता है अदालत तुम्हारी सजा कुछ कम भी कर दे। साहब, हमने ऐसा कुछ भी। चुप चुप, फिर रोए ना, इस बार सच में रुला देंगे डंडे से। बोल बंसी। साहब, 4 तारीख की शाम अपना दिन भर का काम करने के बाद अपना सामान इकट्ठा किए और पुरुषोत्तम भाई के घर पर रख दिए। आखिरी मौका दे रहा हूँ, बोल, पुरुषोत्तम और योगेश ने तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दिए? साहब, हम तो 1500 रुपए में काम करते हैं साहब, ये हमारी मजदूरी है वहां पर। तुम महज 1500 के लिए तुमने 3 लाशें बिछा दी, बलात्कार की। नहीं साहब, हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, हमने बच्चों की सौगंध खाकर गए थे, हमने कुछ भी नहीं किया। भैया, साधना भाभी के साथ बहुत गलत काम किया गया है। कहीं ये लोग दर्पण से कुछ जबरदस्ती बुलवा न ले। क्या आपको लगता है कि दर्पण आपका या मेरा नाम लेगा? क्या हुआ दिवाकर? भैया वो दर्पण, उसने हमें 2-4 बार अपनी माँ के साथ झगड़ते हुए देखा था। और तुमको डर है कि वो तुम्हारा नाम लेगा? तब तुमने सच में सब कुछ किया है साधना से बदला लेने के लिए? पापा मम्मी कहाँ है? कृष्णा कहाँ है? दर्पण की हालत अभी भी खस्ता थी, पर वो बहुत जल्द ठीक होने वाला था।
और वो खुद हमें बताने वाला था कि उस रात उन पर हमला किसने किया था। शायद हत्यारे ने कभी सोचा ही नहीं था कि दर्पण बच जाएगा। खेतों के बंटवारे ने भाइयों को बांटा था, पर यह खेत की अनबन तो 6 साल पुरानी थी। इससे 3 होंगे और वो भी बराबर बराबर। रामानुज भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका घर खेती की आमदनी से नहीं चलता है। देखो रामानुज, हम और योगेश सिर्फ खेती करना जानते हैं और हमारा कोई अलग से धंधा नहीं है ना तुम्हारी तरह। लेकिन भैया, किराने की दुकान हमने अपनी मेहनत से बनाई है। आपसे या बाबूजी से अलग से पैसा नहीं लिया था हमने। तो साधना, हम सब खुश है उसके लिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 4 दुकानें और बनाओ, पर खेती तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। इस बात का कोई आधार नहीं है कि हमारा अपना धंधा है इसलिए हम पुश्तैनी जमीन में हिस्सा न लें। अरे कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ है ये? भैया, बात कानून की नहीं है, थोड़ी सी समझदारी और दिलदारी की है। देखो रामानुज, समझदारी तो इसी बात में है कि वो जमीन हम दोनों किसानों को मिलना चाहिए। काहे कि उसी जमीन पे हम दोनों भाई मिलकर हल चलाते हैं। हमरे हिस्से की जमीन पे हम हल चलाएं या चलवाएं, ये जिम्मा हमारा है भैया। और अम्मा, बस अब और बहस नहीं करते हैं इस बात। भैया, आपने अपना घर भी अलग बनाया हुआ है और साधना भाभी, आपको तो आपके ग्रुप से पैसे भी आते हैं। योगेश, उसका क्या लेना देना इससे? अम्मा, तुम चुप ही रहोगी कि कुछ बोलोगी भी? अरे हमारा तो ये कहना है, बंटवारा काहे करत हो? तीनों भाई मिलके खेती बाड़ी करो और जो आमदनी होवे उसको बांट लो। तो वही तो हम कह रहे हैं, जमीन के 3 हिस्से कर लेते हैं, सब अपना अपना हिस्सा संभालें बस। ये पहले हमारे घर को अलग किया, अब खेत का बंटवारा करवा रहा है, मतलब पूरे परिवार को तोड़ रहा है ये। देखो अम्मा, ये पुरुषोत्तम भैया और ये योगेश, ये दोनों मिलके हमें ठग रहे हैं। ए, ठग रहे हैं हम तुमको? ठग रहे हैं? अरे तो सच्ची तो कह रहे हैं भैया, हमारा हिस्सा हमसे छीना जा रहे, तो इसे ठगना नहीं तो और क्या कहेंगे? देखो अम्मा, बात सुनो हमारी, पुश्तैनी जमीन है, किसी का पर्सनल जागीर नहीं है, सबका बराबर बराबर हिस्सा होगा। साहब, चाबी भी बहुत सहमा हुआ है, मैं उसको सब बता दिया। बात कर पाएगा? हाँ सर। कुछ पता है इसने? दर्पण बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। जिसने आपको ये दर्द दिया ना और आपके घर वालों को मारा, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, जेल में बंद करेंगे। आप चाहते हो ना कि उसे हम जेल में बंद कर दें? आपने देखा था वो कौन? चेहरा देखा था उसका? आपने देखा था वो कौन था? कौन था? कौन? बड़े पापा। आपके पुरुषोत्तम ताऊ जी? नीरज, इस पुरुषोत्तम को उठाओ, डंडा करते हैं। उठाओ इस। आराम से ब्रेक नहीं मार सकते हो जी? अरे भैया, आराम से ही तो ब्रेक मारी है। बैठते वक्त बोले थे ना संभाल के चलाने के लिए, जनानी पेट से ना है। अरे भैया, कितना तो आराम से लेकर आए हैं हम आपको। हम आराम से लाए। अब एक बार हमारी बात सुन लीजिए साहब, ये दोनों मामा मामी मिलकर बच्चे का कान भर दिए हैं साहब, और दर्पण जमीन के मसले से पहले से वाकिफ था साहब। ये तो इन लोगों ने भड़काया है, आग लगाया है साहब, और बच्चे का जो हालत है आप देख रहे हैं। दर्पण ने हमें साफ साफ बताया है कि उसने तुम्हारे हाथ में हथौड़ा देखा उसे मारने से पहले। हम कह रहे हैं पट्टी पढ़ाया गया है साहब, हम अपने भाई को, खुद के भाई को मारेंगे और उसके बीवी बच्चे को भी मारेंगे। गलत फहमी है साहब आपको। सर, हम अपनी मंगेतर को मारेंगे, अपनी मंगेतर को जिसे हम जान से ज्यादा प्यार करते थे। सर, हम शादी करने वाले थे, हम साथ में रहने वाले थे। सर, हम जूही को क्यों मारेंगे सर? हम अपनी बहन को मारेंगे साहब, अपनी माँ को भी मारेंगे साहब। कशिश हमारी सगी बहन थी, उसके साथ हम ऐसी हरकत करेंगे?
कशिश। दर्पण ने बस कह दिया और आपने हमारे पति को अपराधी समझ लिया। अरे 4 जून की रात को तो पुरुषोत्तम भैया कहीं निकले ही नहीं, वो तो घर पर सोए हुए थे। वो घर पर ही थे। आप बोलो तो हम कहीं भी लिख कर दे सकते हैं, जहाँ बोलो वहाँ खड़े रहकर कह सकते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम ने अगर कुछ किया नहीं है तो आप लोगों को डरने का कोई कारण नहीं। डरने का कारण कैसे नहीं है मैडम? आप लोग तो लॉकअप में बैठाकर डरा धमकाकर वही कबूल करवाएंगे जो उसने किया ही ना हो। सर पर मर देंगे उनके जबरदस्ती, कहानी बना देंगे कि उन्होंने ही सब कुछ किया है। पुरुषोत्तम से केवल पूछताछ चल रही है, हमने उसे मुजरिम मुकर्रर नहीं किया और ना ही ये हमारा काम है। लेकिन दर्पण ने केवल हमसे नहीं, अपने मामा और मामी से भी यही कहा है कि जिसने वार किया वो पुरुषोत्तम ही था। जब हथौड़ा से वार हुआ सब लोग सो रहे थे, फिर दर्पण ने हमारा शक्ल कैसे देख लिया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है साहब, दर्पण दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। तो तुम जानते हो सब सो रहे थे, कैसे सो रहे थे, कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता? पुरुषोत्तम तिवारी, हम सिर्फ दर्पण के बयान के आधार पर तुम पर शक नहीं करें, हमें तो पहले से ही हम पर शक था, यही ना साहब? अरे साहब, हम तो कहते हैं कि आप लोगों को कभी हम पर शक हुआ ही नहीं, सीधा विश्वास हो गया कि ये सब हमने ही किया है। इसीलिए तो तहकीकात करने के बजाय आप लोग सीधा फैसला पे पहुंच गए। दर्पण के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं, और हमारे पास कत्ल करने का कोई वजह नहीं है साहब। 6 साल पहले खेत का बंटवारा हो चुका है, 3 बराबर हिस्सा हुआ था साहब, जैसा रामानुज चाहता था। अब उसी को मारकर वो जमीन हमारा कैसे हो जाएगा? वो तो दर्पण को जाएगा ना साहब। वो तो अब जाएगा ना, क्योंकि दर्पण बच गया। लेकिन अगर वो मर जाता जैसे कि तुम्हारा प्लान था, तब तो वो जमीन तुम्हें और तुम्हारे भाई योगेश को जाती। क्या साहब, बच्चों को मारना, अपने सगे भाई को मारना, अपने सगे भाई की बीवी के साथ बलात्कार करना, कितना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर अरेस्ट करके। अरे साहब, बचकाने में दर्पण कुछ बोल दिया, उसको सच मानकर आप केस बंद कर देंगे, जबकि असली मुजरिम, असली कातिल आराम से बाहर घूम रहा होगा। इसका अंदाजा भी है आपको? सर, हमने जूही को नहीं मारा है और यही हकीकत है, यही सच है। लेकिन आपने तो मन बना लिया है हमें गुनहगार साबित करने का। सर, टॉर्चर से आप हमारे शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं, कभी नहीं। और आप हमें गुनहगार साबित करके उसको जाने देना चाहते हैं, उस वैशी को जिसने हमारी जूही का नहीं सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसका रेप भी किया। अब ये बिजली का झटका देकर क्या बुलवाना चाहते हो कि हमने अपनी बहन का खून किया है, अपनी माँ का खून किया है, अपनी सगी बहन का? तुझे कोई बिजली का झटका बटका नहीं दिया जा रहा, समझा? इसे ब्रेन मैपिंग बोलते हैं। मशीन बताएगी कि तू कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। तेरे भेजे में जाकर सच्चाई पता करेगी। ले चलो इसे। सच्चाई तो ये है कि आप मार पीट कर, ये मशीन इस्तेमाल कर कर हमारी माँ और बहन का खून हमारे ही माथे पर डाल रहे हो, जो हमने किया ही नहीं है। और जो करके बैठा है उसको कोई नहीं पकड़ रहा है, वो आज भी आजाद घूम रहा है। वो लोग हमारे अपने लोग थे साहब, अपने लोग थे। आप एक बार हमको दर्पण से अकेले में बात कर लेने दीजिए, बच्चा है, बहक गया होगा। इस पुरुषोत्तम तिवारी के खिलाफ हमारे पास कुछ ठोस होना चाहिए सर। इस दर्पण का स्टेटमेंट कुछ ठोस नहीं लगता, तुम्हें भी लगता है उसे पट्टी पढ़ाई गई है, उसका ब्रेन वॉश हुआ? कहना मुश्किल है सर कि वो सच बोल रहा है या उससे झूठ बुलवाया जा रहा है, लेकिन इतना तो है कि बच्चे के मारे गए बाप और पुरुषोत्तम तिवारी के बीच की खटास ने बच्चे के दिमाग पे असर तो किया ही होगा। ये तुम किस बेसिस पे कह रहे हो नीरज? सर वो पांडे सर, ये दर्पण के मामा और मामी जो है ना, वो दर्पण से बार बार ये कहे जा रहे थे कि ताऊ पुरुषोत्तम और चाचा योगेश की मिली भगत है। इस मामा जगदीश का कोई निजी मतलब है सब में? सर जी, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन देखिए ना, अभी बच्चा है 11 साल का और 6 साल पुराने जमीन के मसले की बात को उसके मामा मामी बार बार हथौड़ा मारे जा रहे थे। तो तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक तस्वीर सी बना ली हो कि उसके ताऊ और उसके चाचा ने उसके माँ बाप और उसके भाई की हत्या कर दी है। ऊपर से रामानुज के घर से जो गहने चोरी हुए और साधना के लेडीज फंड से जो कैश चोरी हुआ, वो भी पुरुषोत्तम के घर के पीछे नहीं मिला। तो तुम्हें लगता है कि उस एक हथौड़े को आधार बनाकर हमने अपनी सुई पुरुषोत्तम पर अटका रखी, जो वारदात में इस्तेमाल हुआ और घर के पीछे से मिला? पक्का तो नहीं कह सकते सर, और शायद हाँ, लेकिन इतना तो पक्का है कि सिर्फ दर्पण के स्टेटमेंट के आधार पर हमारी चार्जशीट मजबूत नहीं बनेगी। दर्पण की दिमागी हालत इस वक्त नाजुक है सर, कह सकते हैं धुंधली है। हो सकता है कि ऐसे दिमाग को एक तस्वीर दिखाई गई, किसी पुरानी दुश्मनी की तस्वीर जो बार बार दिखाई गई, जिसके चलते
बच्चे के ऐसे दिमाग ने उस तस्वीर को सच मान लिया। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते कि हम उसकी देखी हुई तस्वीर को बिना सबूत के सच मान बैठे और उस तस्वीर पर अपने केस का फ्रेम चढ़ाकर इस केस के मुख्य संदिग्ध को गुनहगार मान बैठे और कील ठोककर दीवार पर टांग दे। हमारी बात सही है नीरज, लेकिन हमारे स्टेपल मर्डर और रेप केस की असली तस्वीर कौन सी हो सकती है? सर, इस केस में एक नया एंगल उभर कर आया है। साधना के पड़ोसन शालिनी नेगी ने फोन किया था। वो साधना की लेडीज ग्रुप के मेंबर भी है। उसने तो एक नई बात बताई। कोई नया एंगल बन रहा है? यस सर। मैडम, हम सब ग्रुप की औरतें बैठकर चुराए हुए जेवर और नगद का अनुमान लगा रहे थे। बैठकर सोच रहे थे कि भरपाई कैसे की जाए, तभी ये बात सामने आई। लेकिन शालिनी क्या ललिता और साधना के हस्बैंड रामानुज के बीच वाकई कुछ चक्कर था? वो हम कैसे बता सकते हैं मैडम, हमको क्या मालूम। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, ललिता के देवर दिवाकर और साधना के बीच झगड़े जरूर हुए थे। और जब ये सब कांड हुआ तब ललिता बहुत डरी हुई थी, मानो कि उसके घर पे ही कुछ हुआ हो। उसके पति धनीराम और देवर दिवाकर ने मिलकर ही कुछ किया हो। सब लोगों को ऐसा लगता है, शक है मतलब। अचानक से स्टेपल मर्डर और रेप केस की एक अलग ही तस्वीर उभर आई, पर क्या यह तस्वीर गुनहगार और उसके असली मकसद के फ्रेम में सही बैठने वाली थी? यह हमें पता करना था। हर केस में पीड़ित और संदिग्ध दोनों के इर्द गिर्द एक वर्णन, एक नैरेटिव, एक कहानी की तस्वीर उभरती है। कुछ तस्वीरें इतनी साफ नजर आती हैं कि संदिग्ध जाहिर तौर पर गुनहगार मालूम होता है, पर जब एक से ज्यादा तस्वीरें बनने लगती तब यह सवाल उठता है कि इनमें से कौन सी तस्वीर गुनहगार और उसके मकसद के फ्रेम में फिट बैठती है। हम भी मानते हैं कि हमारी पत्नी ललिता और रामानुज के बीच करीब का रिश्ता था और इसी को लेकर ललिता और साधना के बीच अनबन थी। उस समय तक हमको भी इस बात का डर था कि कहीं हमारा छोटा भाई दिवाकर ने गुस्से में कुछ कर तो नहीं दिया। यह क्या? हमको नहीं पता। इस साधना तो हमेशा आरोप लगाती थी कि उसके पति रामानुज ने जानबूझकर ललिता को हमसे शादी करवाया था ताकि वो दोनों पड़ोसी बन सके, और उनके बीच जो भी चल रहा था वो सब चलता रहे। धनीराम, मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ये हत्याएं और बलात्कार तुम्हारे भाई दिवाकर ने की? तू अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीने बैठा था? जी सर। और वहां से तू अपने घर के लिए कब निकला? रात 1 बजे तक पी रहे थे सर, फिर सो गए और सुबह उठकर दिवाकर अपने घर चला गया कुछ 7:30 बजे के आसपास। और कौन कौन है तेरे घर में? कोई नहीं है साहब, मैं अकेला ही रहता हूँ। हो सकता है तेरे सोने के बाद दिवाकर उठकर कांड कराया हो, तुझे तो पता नहीं चलता ना? वो साहब पता चलता या नहीं चलता प्रशांत? नहीं पता चलता साहब। हमें गुस्सा बहुत था साधना भाभी पर। वो हमारी ललिता भाभी के बारे में बहुत फालतू बोलती थी और हमारे भैया वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। प्रशांत के साथ पीने के बाद तू रात को रामानुज के घर गया कत्ल के इरादे से। तुझे क्या मालूम था पहले से कि हथौड़ा तुझे पुरुषोत्तम के घर से मिलेगा या हथौड़ा इत्तेफाकन तुझे वहां मिलेगा? सर, जब हमने साधना भाभी की लाश को देखा हम हिल गए थे। हमें बहुत गुस्सा था उन पर। हम उन्हें सबक भी सिखाना चाहते थे। बहुत भयंकर ख्याल आते थे मन में कि कुछ करें, लेकिन सर जब उन्हें इस हालत में देखा और जब मालूम चला कि उनके साथ क्या हुआ था, बहुत बुरा लगा साहब। हम डर गए थे सर। हमने कभी भी अपने मन में भी उनके लिए ऐसा नहीं चाहा था और एहसास हुआ कि सर। अबे ओ दिवाकर, ये जो तेरे अंतरात्मा की आवाज है ना, इसको अपने अंदर ही दबा कर रख और फटाफट बोल, ये तीनों कत्ल और साधना का रेप तूने ही किया है ना? जब सब लोग कहने लगे कि दर्पण जिंदा है तब हम डर गए थे। हमें लगा कि कहीं वो हमारा नाम ना बोल दे। मतलब दर्पण को तेरा ही नाम लेना चाहिए था? नहीं सर, हमने कुछ किया ही नहीं तो वो हमारा नाम क्यों लेता? हम तो सारी रात प्रशांत के घर सोए पड़े थे। जब उठे घर आए तब पता चला कि क्या हुआ है। तो जितना झूठ बोलेगा उतना बुरा पिटेगा। सर हम झूठ नहीं बोल रहे सर, हमने कुछ भी नहीं किया सर। कैश और जेवर कहाँ रखे हैं?
जेवर तो बेच दिए होंगे अब तक। पहले तो सिर्फ हमारे लेडीज ग्रुप में ही अफवाह थी कि हम ही ने सब करवाया है। अब आप भी अफवाहों को सच मानने लग गए। बात को घुमा मत। तुझे पहले दिन से पता है कि ये काम तेरे देवर दिवाकर का है। पता नहीं था, बस डर था, जैसे हमारे पति को भी था मैडम। हम साफ कह रहे हैं, दिवाकर ऐसा कर ही नहीं सकता, और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं था। क्यों? अफेयर नहीं था तेरा रामानुज के साथ? सिर्फ धुआं था मैडम, कोई आग नहीं थी। बिना धुएं के भी आग होती है ललिता, जब रिश्ते छुपके निभाए जाते हैं। हमने कुछ नहीं छुपाया मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, हम रामानुज को पहले से पसंद करते थे, उसकी और हमारी शादी होने के काफी पहले से। लेकिन उसने आगे होकर कभी इस बात का इजहार नहीं किया, हम भी चुप रहे। बस फिर किस्मत ने हमें एक बार फिर से यहाँ मिला दिया। ये जो किस्मत का नाम ले रही हो, वो साजिश थी क्या? रामानुज ही लाया था ना तुम्हारे लिए रिश्ता धनीराम का? हाँ मैडम, लेकिन उसका कोई छुपा हुआ मकसद नहीं था। वो तो हम ही खुश हो गए थे कि रामानुज के पड़ोस में रहेंगे, उसे रोज देख सकेंगे, उससे बात कर सकेंगे। हम कसम खा के कहते हैं मैडम, हमारे बीच कोई नाजायज छुपाने जैसा रिश्ता नहीं था। पर साधना को ये बात कभी समझ ही नहीं आती कि बिना आग का धुआं ही था मैडम। हम फिर कह रहे हैं, दिवाकर ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस केस की हकीकत यहीं कहीं छुपी हुई थी, शालिनी नेगी के घर के आसपास। पर इस हकीकत तक पहुंचने में अभी देर थी। दिवाकर के खिलाफ हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उस एंगल को आगे बढ़ाता। ठीक उसी तरह पुरुषोत्तम के खिलाफ भी हमारे हाथ कुछ नहीं आया। इस केस की तहकीकात के दौरान हमारा ध्यान हमारे ही जिले धनबाद के कोशी गांव में हुए एक केस पर लाया गया। इस केस की डिटेल्स हमें हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स ने दी। जैन, अरविंद, तुम्हारे कैरीगंज केस का क्या स्टेटस है? सर, ट्रिपल मर्डर और रेप केस। हाँ, वही तिवारी फैमिली। सर, 2 संदिग्ध हैं। पहला है विक्टिम रामानुज का बड़ा भाई पुरुषोत्तम और दूसरा उसका पड़ोसी दिवाकर। पर सर सच कहूं तो दोनों ही सस्पेक्ट्स पर हम अभी तक कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाए। अरविंद, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई है। हेडलाइन है, क्या कैरीगंज कांड की केस फाइल कोशीगांव डबल मर्डर केस की तरह धूल चाटेगी? सर, कोशीगांव डबल मर्डर केस? हाँ, 2017 का केस है। एक जवान लड़की और उसकी मां को उनके घर के अंदर कत्ल कर दिया गया था। जुलाई 2017 में धनबाद जिले के कोशी गांव में निर्मला महतो को उसके घर में मार डाला गया। वार उसके सर पर किया गया था। साथ ही उसकी बेटी कशिश महतो को मारा गया और उसका बलात्कार भी किया गया। देखो, इस न्यूज़पेपर आर्टिकल ने तुम्हारे और इस अनसुलझे कोशीगांव डबल मर्डर केस के बीच में कुछ समानताएं हाईलाइट की हैं कि दोनों हत्या और रेप केस थे और दोनों अनसुलझे रहे। लेकिन मैंने जब दोनों केसेस की फाइल्स पढ़ी तो मुझे इसके अलावा भी कुछ समानताएं नजर आईं। जैसे कि सर? निर्मला और कशिश दोनों फावड़े से मारे गए और ये फावड़ा उनके घर के अंदर ही था। तुम्हारे केस में रामानुज, साधना, कृष्णा और दर्पण सभी पर हथौड़े से वार हुआ और ये हथौड़ा क्राइम सीन के पास था। यानी दोनों केसेस में हत्यारा अपने साथ कोई हथियार नहीं लाया था। और इधर कशिश का रेप हुआ और उधर तुम्हारे केस में साधना का। और शायद दोनों केसेस में रेप वार करने के बाद हुआ बेहोशी की हालत में। सर, अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं कि दोनों केसेस में कातिल एक ही है, तो क्या मैं दोनों केसेस को एक साथ इन्वेस्टिगेट करूं? हाँ, इस कोशीगांव केस में मुख्य संदिग्ध था कशिश का भाई, निर्मला का बेटा। देखो, किसी रिपोर्टर ने बस एक पॉइंट उठाया है, लेकिन मुझे लगता है सीरियसली इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जरूर कोई कनेक्शन बनेगा। बिल्कुल सर, मैं कोशीगांव थाने से उनके इस केस की डिटेल पता करता हूं। 3 संभावनाएं हैं सर। हमारे सस्पेक्ट्स पुरुषोत्तम और दिवाकर और वहां के सस्पेक्ट सुधांशु महतो। अब या तो इन तीनों में से कोई भी एक मुजरिम है इन दोनों केसेस का, या फिर ये तीनों ही शामिल हैं इन दोनों केसेस में, या फिर इन तीनों का इन दोनों केसेस से कोई भी ताल्लुक नहीं। पहले जो समानताएं एसपी साहब ने पॉइंट आउट की हैं उन्हें स्टडी करते हैं।
उसके बाद सस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, लेकिन किसी भी सस्पेक्ट या निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। शायद ये निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी ही हमारी इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी खामी रही। और मैं अंधेरे में ताकता रहा। इन्वेस्टिगेशन ने मुझे ही जूही का कातिल मान लिया। 2 साल जेल में रहा बिना बेल के। हर रोज बार बार चिल्लाता रहा कि मैं खूनी नहीं हूं। हर क्राइम सीन से कुछ चीज़ें जाहिर तौर पर उभरती हैं। पीड़ित के इर्द गिर्द की हकीकत से एक तस्वीर बनती है, जिससे जुर्म के मकसद का अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर संदिग्धों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट में उस संदिग्ध का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है जिसके खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं। पर कभी कभी क्राइम सीन से बनने वाली महज एक तस्वीर ठोस सबूतों पर हावी हो जाती। फिर मीडिया, समाज और दूसरे कई कोनों से कई आवाज़ें गूंजने लगती, जो उस एक तस्वीर को, उस एक संभावना को हकीकत का रंग देने में जुट जाती हैं। इन मल्टीपल मर्डर केसेस की श्रृंखला में हम पूरी तरह चौंक गए जब ये पता चला कि इन केसेस में कातिल कौन है और उसका मकसद क्या था। हम उस कातिल तक कैसे पहुंचे, ये हम कल के एपिसोड में आपके सामने पेश करेंगे। इस केस के शेष भाग में क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.